जो 3 चुनाव हुए हैं, हरियाणा का, महाराष्ट्र का और अब दिल्ली का, इसमें भाजपा ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई, अप्रत्याशित रूप से बनाई, किसी ने सोचा नहीं था जीतेंगे। महाराष्ट्र में बिल्कुल एक हिस्टोरिक विक्ट्री हुई है और दिल्ली में जो देश की सबसे ज्यादा एडवर्टाइज, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पॉलिटिकल स्टार्टअप था, उसका कल्याण कर दिया है 15 सालों में। देखिए, जहां तक हरियाणा और महाराष्ट्र की बात है, दोनों ही जगह भाजपा का मुकाबला, प्राइमरली जो सीधा मुकाबला था वो कांग्रेस से था। और ये बात पिछले 10, 12, 15 वर्षों से लोगों ने देखी है और जो लोग भी राजनीतिक स्थिति पर थोड़ा बहुत भी समझ रखते हैं वो ये बताते रहे कि जब कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला होता है तो ज्यादातर जगहों पर पिछले 10-15 साल में कांग्रेस भाजपा के सामने खड़ी नहीं हो पाई है। तो महाराष्ट्र और हरियाणा में तो वो दिखा। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में पॉलिटिकल स्टार्टअप तब आम आदमी पार्टी नहीं रह गया था। 2008-9 से शुरू हुई व्यवस्था को आज 15 साल हो गए, तो स्टार्टअप से अब वो मैच्योर ग्रोन अप राजनीतिक पार्टी हो गई है। 3-4 जो बड़ी वजह, मैं अगर मेरा हालांकि ये विषय नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी को देखना है, लेकिन 3-4 जो बड़ी गलतियां उनसे हुई हैं। एक तो एक नॉर्मल एंटी इनकम्बेंसी 10 साल का रहा है, लेकिन जो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर उन्होंने करी, एक तो उनकी जो पोजीशनिंग थी पार्टी विथ ए डिफरेंस, वो इंडिया अलायंस में एक फॉर्मल एंट्री के बाद वो डाइल्यूट हो गई। तो एक बहुत बड़ा वर्ग, क्योंकि पिछली बार दिल्ली लोकसभा चुनाव में मैं आम आदमी पार्टी की मदद कर रहा था, तो हम लोगों ने ये देखा था कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा वर्ग था जो इस नाम पर आम आदमी पार्टी को वोट देता था कि ऊपर मैंने भाजपा को वोट दिया है लोकसभा में, लेकिन मैं विधानसभा में केजरीवाल को दूंगा। जब केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस के फॉर्मल अलायंस हो गए तो उनको उसका नुकसान हुआ और इंडिया अलायंस में रहे भी नहीं, तो जो इंडिया अलायंस के वोटर है वो भी नहीं मिला, तो ना माया मिली ना राम, दोनों ओर से नुकसान हो गया। दूसरी जो बड़ी गलती उन्होंने की कि जब अरविंद केजरीवाल पे लिकर स्कैम को लेकर केस वगैरह हुआ, जब सरकार ने, एजेंसियों ने उनको अरेस्ट किया, तब एक उपाय ये था कि आप हाई मोरल ग्राउंड लेकर रिजाइन कर देते, तो उन्होंने रिजाइन नहीं किया, जेल से ही, जो हेमंत सोरेन ने किया जी, जेल से ही उन्होंने सरकार चलाई और जब वो वापस लौट कर आए तो फिर रिजाइन कर दिया। तो ये तो ऐसे हो गया कि लालू जी जब चारा घोटाला में पकड़े गए तो रिजाइन करके राबड़ी जी को बनाए, और ये समझिए कि अगर वो लालू जी जब वापस छूट कर आए तो वो और राबड़ी जी रिजाइन करके चले जाते, किसी तीसरे को बैठा देते, तो न उनका अपना सपोर्टर खुश हुआ, न उनका विरोधी खुश हुआ। ये दो बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी से हुई। और फाइनली ये जो पॉल्यूशन और जमुना वाले जो मुद्दे हैं, शीश महल वाले जो मुद्दे हैं, इसने कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को हिलाया। तो कुल मिला जुला के 8-10% वोट का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए भाजपा ने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया। आम आदमी पार्टी अपनी गलतियों से 10% का नुकसान उनको है, क्योंकि 44% वोट अभी भी उनको आया है, वो कम ताकत नहीं है। लेकिन अगर पूछूं तो आप एडवाइजर नहीं रहे, ये बड़ी कमी नहीं, हम लोग तो देखिए हमेशा कहते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो ऑन द मार्जिन आपको सुझाव दे सकते हैं। अब इतना ही फायदा हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि हम जैसे लोग जुड़े होते, तो मैं अरविंद केजरीवाल को ये कभी नहीं कहता कि तुम रिजाइन कर दो, क्योंकि वो आपकी सब, ये ऐसे वो मोदी जी रिजाइन कर दें प्राइम मिनिस्टर से और फिर भाजपा के किसी दूसरे को बैठा के जिताने की कोशिश करे, तो बहुत मुश्किल। कई बार लोग ये समझते हैं कि ये जो प्रोफेशनल साथी हैं, ये आकर डोर टू डोर करते हैं, डिजिटल करते हैं, उससे कोई थोड़ी चुनाव जीतता है, वो तो कर्मकांड है। अगर आप स्ट्रेटेजिक मिस्टेक करेंगे, जैसे 2015 में हम लोग बिहार में चुनाव जीते, तो उसमें सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये था कि मांझी जी को हटाकर नीतीश जी को वापस लाएं और लालू और कांग्रेस को ये मना लिया जाए कि नीतीश जी ही चेहरा रहेंगे। अगर वो ठीक नहीं होगा तो आप चाहे जितना डिजिटल कर लो या जितना आप डोर टू डोर कर लो, उससे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जी, अब अगला चुनाव तो बिहार में ही। बिल्कुल, और हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल अब तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल, आप देखिए बाईपोल में तो ऐसा नहीं लगा कि आपकी तैयारी थी। 4 सीटों पे 3 में जमानत जब्त हो गई। किसने कहा आपको? मतलब आप लोग भी, आप तो इतने लंबे समय से पत्रकार हैं, झारखंड की हैं, बिहार की पॉलिटिक्स को खूब समझती हैं। ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बाईपोल में जितनी उम्मीद लोगों की या हमारी या हमसे लोगों की थी, उतनी वैसा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन 2 बातें जो हम लोग 3 साल से कह रहे हैं कि बिहार परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार है, वो किसी भी हालत में इनकम्बेंट को वोट नहीं करने जा रहा है। और अभी तक जो 5 बाई इलेक्शन हुए हैं, 4 विधानसभाओं में और 1 विधान परिषद का हुआ है, वो 5 में 4 इनकम्बेंट हारा है। तो एक चीज तो आप क्लियर समझ लीजिए कि बिहार में लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने ये मन बना लिया है कि परिवर्तन चाहिए, बदलाव तो चाहिए।
अब बदलाव का फायदा किसको होगा, किसको वोट मिलेगा, ये मुझे नहीं पता है। ये संभव है कि कुछ लोग जनसुराज को दें, कुछ किसी निर्दलीय को दे दें, लेकिन बिहार में जितने भी चुनाव अभी हुए हैं 3/4 इनकम्बेंट हारा है। अब आ जाइए जनसुराज पे। जनसुराज को कितना वोट मिला? हमें 10% वोट मिला। 10% वोट बहुत कम है, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो दल 1 नवंबर को जिसको सिंबल मिला और 10 दिन के बाद चुनाव हुआ, उसके लिए 10% बहुत बड़ा वोट है। जस्ट आपके व्यूअर्स के जानकारी के लिए बता दूं, भाजपा को इसी बिहार में 10% वोट लाने में 20 वर्ष लगे हैं। पिछले चुनाव में भाजपा को बिहार में 19.6% वोट आया है। नीतीश जी इतनी पुरानी पार्टी है, 20 साल से मुख्यमंत्री, उनको आज तक 15% ज्यादा वोट बिहार में नहीं आया। बिहार जैसे राज्य में 10% वोट से हम लोग शुरू किए हैं जब मेरा सिंबल नया था। उस सिंबल को मैं क्यों बार बार हाईलाइट कर रहा हूं? दिसंबर में जब चुनाव हुआ विधान परिषद का, तो जनसुराज को 22% वोट आया। हम लोग सेकेंड नंबर पे हैं, आरजेडी तीसरे पर और एनडीए चौथे पर। लेकिन सवाल तो हमेशा यही होगा कि दो यहां पर अलायंस हैं। एक है आरजेडी कांग्रेस की अलायंस, दूसरी तरफ है एनडीए जेडीयू और बीजेपी की। आप वोट कटर का काम करेंगे जैसे कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल के लिए किया? भाई देखिए, वोट कटर के लिए तो अगर आप 5, 7, 8, 10% वोट ला रहे हैं तो आप वोट कटर ना। हम 22% वोट लेकर आए हैं, तो हम वोट कटर पर नहीं, दिसंबर में जो चुनाव हुआ उसमें हम लोग 22% वोट लेकर आए हैं। बाई इलेक्शन से पहले मैं पदयात्रा कर रहा था। उन इलाकों में जहां इलेक्शन हुआ वहां पदयात्रा भी नहीं हुई है, संगठन भी नहीं हुई, सिर्फ लोगों ने जनसुराज का नाम सुना हुआ था। अब मैंने पिछला 4 महीने पूरी ताकत मेरी संगठन बनाने पर है। लोगों ने बात सुन ली है। लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर बात तो ठीक कह रहे हैं, बिहार में ऐसा प्रयास होना चाहिए। और एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि अगर बिहार में परिवर्तन हो सकता है, कुछ सुधर सकता है, तो प्रशांत किशोर जनसुराज कर सकते हैं। यहां तक बात आ गई है। अब वो कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए हमारे पास संगठन होना चाहिए। तो नाउ इट्स ए फंक्शन ऑफ कि जनसुराज और हम पूरी ताकत लगाकर गांव-गांव तक अपना संगठन जितनी जल्दी बना पाएं। उसके बाद आप देखेंगे बहुत कांटे की लड़ाई होगी और बिल्कुल त्रिकोणीय लड़ाई होगी। यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई में हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी को ही एडवांटेज होता है। नहीं, बीजेपी यहाँ इतनी बड़ी ताकत नहीं है। बीजेपी टोटल लड़ेगी 100 सीट। आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी यहाँ 243 में 100 सीट ही लड़ेंगे। तो कैसे वो कैसे डिटरमिन करेंगे? 150 सीट पे तो भाजपा लड़ेगी ही नहीं। जेडीयू लड़ेगी? नहीं, जदयू लड़े, चिराग लड़े, जो भी लड़े, एनडीए वाले लड़ेंगे। यहाँ पर 100 सीट से ज्यादा तो सिर्फ जनसुराज लड़ेगा और आरजेडी लड़ेगा। और जदयू भी अब लोग ये नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन 100 सीटों पर जदयू लड़ेगा वहां पर मुकाबला किससे होगा? आरजेडी से। भाई पिछली बार तो जदयू को चिराग पासवान लास्ट मिनट में खड़ा करके हरा गए। और अगर मैं पूरी ताकत से हम लोग लड़ रहे हैं तो आप कैसे मान रहे हैं कि वहां जनसुराज फैक्टर नहीं होगा? अगर आप एक बार को बाई इलेक्शन का जो मेरा सबसे कमजोर रिजल्ट है उसी को देख लीजिए, 10% वोट आया है। बिहार में कितने विधायक हैं जो 10% ज्यादा वोट से जीते हैं? तो आज की तारीख में भी कौन हारेगा ये तो हम लोग निश्चित तय कर सकते हैं। कौन हारेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये तो जनसुराज तय करेगा। नहीं, कौन हारेगा? लेकिन हम लोग तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना। हारेगा यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं, लड़ाई अल्टीमेटली एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा। एनडीए वर्सेस जनसुराज। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव फैक्टर ही नहीं है? नहीं, फैक्टर है, लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय में लड़ाई एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा। और आप ये लिख लीजिए, मैंने बंगाल में आपको कहा था, आप उस समय भी ऐसे आप भाई कई लोगों ने मजाक उड़ाया था कि भाजपा को आप कह रहे हैं 100 नहीं मिलेगा। आप लिख लीजिए, लड़ाई अल्टीमेटली एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा। जीतेगा